जब दोबारा आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनके अंदर और जोश पैदा हुआ कि मैं जो कर रहा हूं सब अच्छा कर रहा हूं। और साथियों, सब अच्छा कोई नहीं करता, सब अच्छा करता है तो केवल भगवान ईश्वर ही सबका अच्छा कर सकता है। आदमी गलतियों का पुतला है, उसे संभल संभल के चलने में ही भलाई है। सम्मानित साथियों, जय हिंद। देश की सोच में आज सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लोकतंत्र कैसे खत्म हो रहा है और उसका सहयोगी संस्था आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि किस तरीके से उस पे अंकुश लगाने में नाकाम रहे, इसी पर चर्चा करेंगे। साथियों, सन 2014 में बीजेपी सत्ता में आई। बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, बहुत सारे समाजसेवी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, सभी ने देश में एक हिंदुत्व का माहौल बनाया और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कमान में बहुत ही अच्छा प्रचार किया गया और जनता में ऐसी आस जगी कि बीजेपी देश में आएगी तो बहुत ही कुछ अच्छा होगा। सनातन धर्म, हिंदुत्व को भी बढ़ावा मिलेगा। तमाम धार्मिक लोग सभी एक मत से एक हुंकार भरे कि 2014 में बीजेपी को लाना है और मेहनत किया। अंततोगत्वा 2014 में बीजेपी की जीत हुई और केंद्र में सरकार बनी। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री चुने गए। जैसा कि विदित है कि 2014 से 2019 तक अपने प्रथम कार्यकाल में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और जन जन में भाए रहे। उनके सभी सहयोगी दल भी उनके साथ कंधे पे कंधा मिला करके अच्छा काम किए। लोगों के अंदर आस जगी कि अब कुछ न कुछ अच्छा होगा, हमें एक बहुत ही अच्छा प्रधानमंत्री मिला हुआ है और देश के लिए बहुत ही अच्छा होगा। यही सोचकर दोबारा जनता ने बीजेपी को 2019 में दोबारा चुना और उन्हें बहुमत मिला। आदरणीय मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री की शपथ लिए
सब कुछ अच्छा हो रहा था, अच्छा विकास हो रहा था, अच्छा दिख रहा था, लोग खुश हो रहे थे, लेकिन अंदर अंदर कुछ न कुछ ऐसा हो रहा था जिससे पार्टी के अंदर लोकतंत्र खत्म होते जा रहा था। आदरणीय मोदी जी ने हमेशा से ऐसा एक माहौल बनाया कि एक माला का नाम जपा जाए। 2014 से 2015-16 तक तो नॉर्मल रहा। 16 के बाद 17, 18, 19 धीरे धीरे करके लोग मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी का नाम जपने लगे। देश में ऐसा भी होता था, ऐसा भी लोग कहते थे कि कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो भी उसके कान में हफ्ता में एक दिन जरूर मोदी जी का नाम सुनने में आ जाएगा, या तो टीवी के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, या घर में ही कोई न कोई चर्चा हो जाएगी, उनका नाम जरूर सुनने में आएगा। ऐसा ही हुआ। सारे मंत्रालय काम करते थे, उनकी मॉनिटरिंग पीएमओ करता था, ऐसा लोग कहते हैं। अब करता था कि नहीं करता था, और करना भी चाहिए। एक प्रधानमंत्री का सब पर अंकुश होना चाहिए, लेकिन अंकुश ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह उन्हीं के हुक्म के अनुसार ही चल पावे, उसका स्वतंत्र प्रभार खत्म हो जाए। अगर रेल मंत्रालय है तो रेल के कई परियोजनाओं में कहीं भी वो उद्घाटन करने के लिए न जाकर के केवल प्रधानमंत्री को बुलाया जाए, ये भी मेरे समझ से अनुचित है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा भी होता था। सारे मंत्रालयों के ऊपर उनकी कमांड थी। नेतृत्व तो अच्छा था, कमांड भी थी, ये भी अच्छा था, लेकिन कमांड सकारात्मक होना चाहिए। कोई भी मंत्री, कोई भी नेता, कोई भी सांसद अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता था। अब जरा सोचिए, अगर कोई भी मंत्री, कोई भी नेता, कोई भी आदमी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा तो प्रधानमंत्री तो जन जन के पास जा नहीं रहे हैं। उनके पास इतना तो टाइम नहीं है कि जनता के बीच में बने रहें। उनसे बात करने के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो जनता के बीच में क्या हो रहा है, यह खबर उनके पास नहीं है, और लोग प्रधानमंत्री की शाबाशी, प्रधानमंत्री की वाहवाही में इतने मस्त थे कि जनता को अनदेखी करने लगे। उदाहरण के लिए एक सिस्टम सा बन गया कारपोरेट की तरह कि ऊपर से आदेश पीएमओ से जो आएगा उसी के मुताबिक आप लोग ढलेंगे। आज मन की बात है तो पूरे सांसद, विधायक, कार्यकर्ता सब मन की बात सुनेंगे। सुनना भी चाहिए, प्रधानमंत्री के मन की बात है, लेकिन जन की भी बात मन की बात में शामिल करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताना जरूरी है। यह कोई भी सांसद, कोई विधायक या तो डर के नाते नहीं बताता था कि मैं बताऊंगा तो हो सकता है मेरा नुकसान हो,
ऐसा ही हुआ। जब दोबारा आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनके अंदर और जोश पैदा हुआ कि मैं जो कर रहा हूं सब अच्छा कर रहा हूं। और साथियों, सब अच्छा कोई नहीं करता, सब अच्छा करता है तो केवल भगवान ईश्वर ही सबका अच्छा कर सकता है। आदमी गलतियों का पुतला है, उसे संभल संभल के चलने में ही भलाई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2019 का चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़ा गया और अच्छी विजय हासिल हुई। ऐसा लोग कहते थे जिसको कोई नहीं जानता था, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, जो 100 वोट भी बटोरने में फेल था, समाज में कोई भी काम नहीं किया है, उसको भी अगर मोदी जी ने मैदान में उतार दिया तो अगला सांसद बन करके संसद में चला गया। ऐसा लोगों का विश्वास हो गया था। तो लोग बाग डर के नाते भी, अपनी कुर्सी बचाने के नाते भी सरकार में बने रहें, उसका फायदा लेते रहें, इन सब के नाते भी अपने को मूक बन गए, चुप हो गए, कुछ नहीं बोल पाए। इवन जनता की बात को किसी ने भी पीएमओ कार्यालय तक एक दबंगता से पेश नहीं किया। एक नेता का काम क्या होता है? आवाज उठाना, चाहे उस सरकार में ही हो। अगर उसके क्षेत्र में कुछ गलत हो रहा है तो अगर उस आवाज को नहीं उठा रहा है तो उस क्षेत्र का नेता नहीं है। होता ही था कि जो ऊपर से आदेश आता था, ये बखान करो, ऐसे करो, ऐसे फूल माला तैयार करो, ऐसे रोड शो होगा तो इतने आदमी फूल फेंकेंगे, इस तरीके से एक प्लान बनता था। उसी प्लान के मुताबिक ही कार्यकर्ता, सांसद, विधायक सब आदमी काम करता था। सबकी सोच अगले के डर के नाते या अगले के प्रेम के नाते या आपसी हमारी कुर्सी चली न जाए इसके डर के नाते खत्म होती जा रही थी। ऐसा ही आरएसएस के ऊपर भी था। आरएसएस जिसने 99 साल पहले से एक सोच बनाई थी हिंदुत्व की कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और हम उस राजनीतिक पार्टी के साथ रहेंगे जो हिंदुत्व का साथ देगी। यह बीड़ा किसने उठाया था? बीजेपी ने उठाया, जनसंघ ने उठाया। जब जनसंघ थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस टाइम के सबसे वरिष्ठतम लीडर थे। आपका आरएसएस से बहुत ही घनिष्ठ प्रेम था। आरएसएस ने उन्हें भी लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। आरएसएस ने अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय प्रधानमंत्री जो सबके प्रिय थे, उनको भी लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। लेकिन यही आरएसएस आदरणीय मोदी जी को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने में असफल रहा। सम्मानित साथियों, कोई भी मनुष्य खराब नहीं होता है, उसकी सोच खराब होती है, उसकी सोच अच्छी होती है, उसकी सोच सकारात्मक होती है, उसकी सोच नकारात्मक होती है, उसकी सोच कैसी होती है, किस तरफ जाती है,
उसका व्यक्तित्व उसकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। मोदी जी आरएसएस के एक बहुत ही अच्छे प्रचारक थे और बहुत अच्छी कमान बीजेपी ने, आरएसएस ने आपको देश की सौंपी थी और अभी सौंपी है। लेकिन न जाने क्यों ऐसा माहौल बनता गया कि देश में मोदी है तो सब कुछ है। मोदी का मंत्र, मोदी का वादा, मोदी का जादू, सब कुछ मोदी जी के ऊपर चलने लगा। इवन मीडिया ज्यादा से ज्यादा मोदी जी के नाम को अपने सभी प्रोग्राम में दाखिल करती थी और सकारात्मक दाखिल करती थी। हर जगह काम अच्छा हो रहा है। साथियों, ये पॉसिबल नहीं है कि देश में हर जगह काम अच्छा हो, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। अगर कोई सोचे कि देश में सब कुछ अच्छा हो तो ऐसा संभव नहीं है। एक सामंजस्य बनानी पड़ती है, एक तालमेल बनाना पड़ता है। और भारत तो विकसित देश है, इसमें तो तालमेल और सामंजस्य दोनों की बहुत ही जरूरत है। इसमें डिक्टेटरशिप की जरूरत नहीं है। तो सवाल पैदा होता है कि इसमें आरएसएस मूक क्यों रहा? आरएसएस पहले 5 साल कंधे में कंधा मिला करके जो भी नीतियां होती थी उसी नीतियों के प्रचार में मस्त था, और करना भी चाहिए, क्योंकि उसे हिंदू राष्ट्र बनाने का एक सपना उसके पास था और उस सपने को लेकर के उन्होंने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित करने के लिए दबाव डाला था और बीजेपी ने उस दबाव को स्वीकार भी किया था और प्रधानमंत्री बनाया भी। लेकिन 2019 के बाद आरएसएस को सरकार पर लगाम लगाना चाहिए थी, अंकुश लगाना चाहिए था, दखल अंदाजी करना चाहिए था कि ऐसा क्यों। जो भी मंत्रालय है, जो कुछ भी है, ठीक है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने विवेक से उसको बांट रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात। लेकिन पार्टी में भी लोकतंत्र है और बीजेपी में तो उस लोकतंत्र में भी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, इन दोनों का भी समावेश है। और खास तौर से आरएसएस जो कि सामाजिक संगठन है और हिडन है, छुपा हुआ है, इसकी राजनीति नजर नहीं आती, राजनीति को प्रभावित करता है, उसे दखल अंदाजी करना चाहिए था। लेकिन उसने नहीं किया। अंतोगत्वा हुआ क्या? ये हुआ कि जो मोदी जी कर रहे हैं, जो आदरणीय शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, वो फाइनल है और देश में अपना डंका है। इसी सोच पर 2024 का चुनाव लड़ा गया और इस चुनाव में तमाम सांसद, विधायक
जो शीर्ष नेतृत्व के लिंक में थे, निचले स्तर पर बिना पूछे, मुख्यमंत्रियों के बिना सलाह के डिटेल कर दिया गया या उन्हें चयन कर दिया गया। सांसद विधायक का प्रत्याशी बना दिया गया। यह बहुत ही खतरनाक था। आप सोचिए, आज नहीं बहुत साल पहले सोचिए आप, जब कभी भी अच्छी राजनीतिक पार्टी जाती थी मैदान में तो सोचती थी हमें जीतना है और जीतने के बाद अच्छे काम करने हैं। हमें ऐसा प्रत्याशी ढूंढना है जो जीत भी सके और जीतने के बाद देश के लिए अच्छा काम कर सके। बेशक बाद में वो बहक जाए और गलत काम कर दे, लेकिन सबसे पहले ऐसा चुनाव करने के लिए लोग सोचते थे, कार्यकर्ताओं के पास जाते थे, बातचीत करते थे, समाज सेवकों को ढूंढते थे, अच्छे अच्छे आदमियों को ढूंढते थे, उनमें से जो अच्छा मिलता था, जिसका व्यक्तित्व अच्छा होता था, अच्छा काम करने वाला होता था, जिताऊ कैंडिडेट होता था, उसे वो टिकट देते थे। जाहिर है टिकट देते समय छोटा मोटा आपसी मनमुटाव होता था, तो उसको सुलझाने में पार्टी सक्षम होती थी। लेकिन 2024 में ऐसा हुआ नहीं। लोग लास्ट तक सोच ही नहीं पाते थे किसको टिकट मिलेगा, किसको टिकट मिलेगा, और ऐसे ऐसे आदमी को टिकट मिला जिसको लोग 4 किलोमीटर के दायरे में भी नहीं जानते थे, जिन्होंने समाज का कुछ काम किया ही नहीं। या ऐसा सांसद विधायक जो पिछले 10 साल 5 साल में जनता द्वारा नकारा गया हो, फिर वो आगे पीछे जाकर के प्रत्याशी का टिकट ले लिया और चुनाव लड़ गया। नतीजा क्या हुआ? क्योंकि किसी भी प्रत्याशी ने, कोई भी जनप्रतिनिधि ने, कोई किसी भी कार्यकर्ता ने, किसी भी आरएसएस के गुरु, आरएसएस के लोगों ने सरकार को सुझाव नहीं दिया कि आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं या पार्टी में लोकतंत्र है पूछताछ करके कर रहे हैं। नतीजा क्या हुआ? जब किसी ने नहीं सोचा तो कोई विशेष मुद्दा नहीं रह गया। भगवान श्री राम का मंदिर बना और मंदिर एक मुद्दा बना, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था, अगले 5 साल के अंदर किए गए कार्य और विकास सबको देखते हुए मंदिर का मुद्दा फेल होता गया। विपक्ष हावी हो गया। नतीजा क्या आया? जो 400 पार का नारा था वो नारा फेल हो गया। मोदी की गारंटी और 400 पार का नारा, ये दोनों फेल हो गया। जब ये दोनों फेल हो गया तो बीजेपी को पहले से कम सीटें मिली, 240 पर संतोष करना पड़ा। पूर्ण बहुमत में बीजेपी नहीं आई और एनडीए की सरकार
बनानी पड़ी। अब सोचिए, हम बात करेंगे यहां पर आरएसएस की। आरएसएस कहां पर सोया हुआ था? पिछले 5 साल आरएसएस ने क्यों नहीं सोचा कि किसान बिल पर क्या हो रहा है, अग्निवीर पर क्या हो रहा है, पेपर लीक पर क्या हो रहा है, सुशासन और कुशासन को तुलनात्मक अध्ययन क्यों नहीं किया? आरएसएस के ऊपर भी एक दबाव आया। दबाव क्या आया? कि हम सत्ता में हैं तो आपको सुविधाएं मिल रही। सोचिए, उनके दिमाग में आया और ये दबाव आया, हम सत्ता में हैं तो आपको सुविधाएं मिल रही हैं, हम सत्ता में हैं तो आप सेफ हैं और खुल करके प्रचार कर रहे हैं, हम सत्ता में हैं तो आपका विस्तार हो रहा है, आपकी शाखाएं बन रही हैं। यही आरएसएस के अस्तित्व को खत्म करता गया। अंत में आदरणीय बीजेपी के अध्यक्ष आदरणीय नड्डा साहब ने अपने मुखारबिंद से यह कह ही दिया कि हम इतने मजबूत हैं, आरएसएस की अब हमें कोई विशेष जरूरत नहीं पड़ेगी। जरा सोचिए, जो आरएसएस 2 सीट से 303 सीट तक, 300 प्लस सीट तक बीजेपी को लाने में सक्षम रख कर सकती है, उसको आप भूलने लगे। ये कहावत है कि कोई बच्चा अपने दादा को, अपने परदादा को भूलता है। उसके दादा ने उसको अंगुली चलाना सिखाया। जब कोई वार करता था बच्चे पर तो ढाल बन के दादा खड़ा हो जाता था। तो आरएसएस में बीजेपी के संकट में ढाल बन के खड़े होती थी। लेकिन फिर भी सत्ता का ऐसा मद हुआ, प्रभुता पाही काहू मद नाही। आज भी मैं कह रहा हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल है। हमारे सारे प्रधानमंत्री जो भी बने हैं, सबके कुछ न कुछ अचूक गुण हैं। और आगे भी जो भी बनेंगे, राहुल गांधी भी आगे प्रधानमंत्री बनेंगे, भविष्य में आदरणीय योगी भी प्रधानमंत्री बनेंगे, इनके भी अचूक गुण हैं। लेकिन जब प्रभुता मिलती है तो वह अचूक गुण धीरे धीरे करके छिपने लगता है और एक ऐसा भाव, ऐसा तेज निकलने लगता है कि जो कुछ है अब हम, जो कुछ करेंगे हम ही करेंगे। यही भाव गलत हो जाता है। देश की सेवा में हमेशा गांधी जी कहा करते थे कि अगर राजनीति करनी है तो राजनीति, सच्ची राजनीति वही कर सकता है जो राजनीति में घुस करके न, राजनीति के बाहर से राजनीति करे। आरएसएस भी राजनीति करता है लेकिन बाहर से राजनीति करता है। अगर आप राजनीति के अंदर घुसे हैं तो आपको साम दाम दंड भेद, जनता का हित, जनता का सुख, विकास,
सब कुछ देखना होगा, रोटी कपड़ा और मकान, मनोरंजन, स्वास्थ्य, हर चीज पर आपको ध्यान देना होगा। देश के अंदर अगर कोई आंदोलन हो रहा है तो आंदोलन क्यों हो रहा है, उस आंदोलन से लोग दुखी हैं, तो उस आंदोलन को कुचलना नहीं, उस आंदोलन को बातचीत के जरिए से किल करना एक सच्चे नेता का कार्य है, जो कि नहीं हुआ। हर आदमी लालची है, हर आदमी के अंदर एक ऐसा भाव पैदा होता है, ऐसा उसका सोच हो जाती है कि ऐसा करेंगे तो हमारा फायदा होगा। उदाहरण के लिए, अगर वो आरोपी में फौजी, पूर्व सैनिक तमाम धरने पर बैठे हैं, तो उनके अंदर एक आस बनी है कि हमारा पैसा इससे इतना कम हो गया, अगर ये हो जाता तो हमको ज्यादा हो जाता। एक आस पे बैठे हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास रोटी की कमी है, ऐसा नहीं कि उनके पास कोई कमी है, उनके पास संसाधन है। इसको कौन दूर करेगा? इसको शासन, प्रशासन, नेतागण बातचीत के जरिए से उसको समझाएंगे, बातचीत जरिए से दूर करेंगे। होने वाला होगा तो होगा, नहीं होने वाला तो नहीं होगा। लेकिन जनता के हित को न होने वाला संभव ही नहीं हो सकता। अगर एक किसान है, वह कोई चीज ऐसी मांग कर रहा है जो कि जायज नजर आती है, बेशक चंद एक आदमी को फायदा हो रहा है, चंद को नहीं फायदा हो रहा है, जो चंद एक को फायदा हो रहा है उसमें लीडरशिप में आगे हैं। जैसे किसानों के आंदोलन में पंजाब आगे था। क्यों पंजाब आगे था? कि पंजाब हरियाणा में बड़े बड़े किसान हैं जिनके पास ज्यादा खेती है, बाकी जगहों में भी किसान हैं। अब जिस किसान के पास केवल 2 विश्व खेत होगा, सोचिए जरा, उसके सोच में आता है कि हमारे पास 2 विश्वा तो खेत है, तो हम किस लिए इस आंदोलन का हिस्सा बने। वो साइलेंस होता है, उसके दिल में सोच में ये आ जाता है कि हम पीछे हट जाए। लेकिन जिस किसान के पास 50 बीघे खेत हैं, उस किसानों की फसल की अगर अच्छा पैसा नहीं मिलेगा तो उसका तो नुकसान है, कि उसका वही आमदनी है, उसका वही बिजनेस है, वही उसकी फैक्ट्री है, वही उसका उत्पादन है। जिस तरीके से आदरणीय अंबानी जी, अडानी जी कारपोरेट सेक्टर में बहुत बड़े हैं, उसी तरीके से किसानों में वह बड़ा है। वह आधुनिक खेती करके अच्छा पैसा कमा ले रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजों को सरकार को किल करना चाहिए था। इसी तरीके से अग्निवीर के लिए भी मौजूदा सरकार को सबको फेवर में ले करके एक ऐसा विचार, ऐसी सोच प्रकट करनी थी कि क्या 4 साल में करने से कुछ हमको फायदा होगा, देश को फायदा होगा, या अग्निवीर में जो जाएंगे उनको फायदा होगा। कहीं न कहीं फायदा तो होगा, तभी तो योजना बनी है। लेकिन नहीं, एक फायदा देखा गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग फौज में जाएं। अब सोचिए, ज्यादा से ज्यादा फौज में जाएं तो एक फायदे से काम नहीं होता, चौमुखी फायदा देखना है। चौमुखी फायदा में
कि अग्निवीर की कितनी सर्विस होनी चाहिए कि जिससे वो घर आने के बाद उसे अगर जॉब नहीं भी मिलता है तो वह रोजी रोटी को बरकरार रखते हुए समाज में एक जिंदगी जी सके। लोग भी सेना के जवान की तरह अग्निवीर को एक अच्छा सोल्जर की भांति अपना नजरिया बरकरार रखें। आप सोचिए, अग्निवीर आएगा 4 साल के बाद, जिसको जॉब मिल गई वह शेर है, जिसको जॉब नहीं मिली वो दर दर भटकेगा। वो छोटा मोटा जॉब भी कर सकता है। सिक्योरिटी एजेंसी में दोबारा एक देश की शान की नौकरी फौज में जा करके करने के बाद एक किसी गार्ड की नौकरी या कहीं ऐसा नौकरी करेगा, किसी के बंगले पर करेगा, तो उसे एक ग्लानि पैदा होगी। खैर, इस ग्लानि को तो हम नहीं कहेंगे कि सरकार दूर कर देगी या सरकार सभी के सुख को बराबर कर देगी या सभी को सुखी कर देगी, ये भी संभव नहीं है, लेकिन करने की कोशिश करेगी, यह संभव है। तो अग्निवीर में भी ये सोचना चाहिए था कि मिनिमम सर्विस 8 से 10 साल किया जाए। रिटायर होने के बाद जो योग्य हैं, जिनका करियर अच्छा है, जिन्होंने कोई ऐसा गलत कदम नहीं किया जो अनुशासन के खिलाफ है, उनको कहीं न कहीं जॉब दिया जाए। मैंने फिर कहा कि इस 8 साल के दौरान, अगर 8 साल सर्विस आप करते हैं, उसके दौरान में उसका कैरियर, उसकी सेवा काल को देखिए आप। अगर उन्होंने बढ़िया काम किया है, अनुशासित रहे हैं, तो उन्हें कहीं न कहीं जॉब दीजिए। और कोई भी संस्था है, लोगों का तंत्र है, लोग अच्छे भी हैं, लोग बुरे भी हैं, लेकिन इन्हीं लोगों में से सकारात्मक वे पर, रास्ते पर जो चलता है, अच्छा काम करता है, उसे हम अच्छा कह देते हैं। जो निगेटिव वे पर चलता है, नकारात्मक काम करता है और देश के हित में उसका काम नहीं दिखता, उसे हम गलत बोलते हैं। तो साथियों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। जब सब चुप रहें, जिस राजनीतिक पार्टी में सब चुप रहें, तो इसका मतलब कुछ न कुछ गलत हो रहा है। ऐसा कहीं नहीं है कि यूपी में सब सही है, कहीं न कहीं गलत है। महाराष्ट्र में सब सही है, नहीं, कुछ न कुछ गलत है। तो हर जगह कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, छोटा छोटा प्रॉब्लम है, और छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए भी नीतियां बनानी पड़ती हैं। हाँ, ये जरूरी है कि नेतृत्व टाइट नहीं होता तो मंत्रिमंडल के बंटवारा में दिक्कत आती है, ये भी जरूरी है। उसकी भी कूटनीति ऐसी होनी चाहिए कि लोग कम से कम जबान खोल सकें, लेकिन जबान खोलने के बाद भी सामंजस्य बैठाया जाता है, और वो सामंजस्य जब बैठता है तो बहुत ही बढ़िया होता है। एक लालच नहीं होती उसके अंदर। अगर ये होता है कि भाई यह मंत्रालय किसको दिया जाए, आपस में एक विचार होता है कि यह मंत्रालय किसको दिया जाए। एक उस मंत्रालय के लिए होता है यस बोस, जो हमेशा आर्डर को मानेगा कि जो आप कहोगे मैं वही करूंगा। एक होता है कि जो आप कहोगे मैं वह भी करूंगा, और मैं एक अच्छा प्लानिंग, अच्छा योजना बनाऊंगा जो भारत के जन जन को
बहुत ही सुखी और समृद्ध बनाने में, कल्याणकारी बनाने में सहायक होगा। अब खुद की योजना में, खुद के दिमाग में हो सकता है कि बोस के दिमाग से उसका दिमाग टैली नहीं कर रहा हो, वहां डिफरेंसेस आ सकते हैं, वहां भी सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, वीडियो बहुत लंबी हो गई। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब इसको सब्सक्राइब करें और दूसरों को फॉरवर्ड करें और जनता को एक संदेश देने की कोशिश करें कि पार्टी में भी लोकतंत्र जरूरी है। अगर पार्टी में लोकतंत्र नहीं होगा तो अब पार्टी मनमर्जी से काम करेगी, बेलगाम हो जाएगी। और जब मनमर्जी से काम करेगी, बेलगाम हो जाएगी, तो देश के हित में काम नहीं करेगी, वो अपने सम्मान में काम करेगी। आप देखिए, ज्यादातर जगहों पर यह होता था कि देश का सम्मान हो रहा है, ऐसा काम हो रहा है जो अद्वितीय है, विश्व में रिकॉर्ड बन रहा है। अरे भाई, रिकॉर्ड और गरीब का सुख दोनों में सामंजस्य बैठाना है। हमें रिकॉर्ड बैठा लें, हमारा एक भाई भूखा रह जाए, तो उस रिकॉर्ड से हमको क्या मतलब है? एक के पास कपड़े नहीं है, एक 10 लाख का कपड़ा पहने, तो उस कपड़े पहनने से क्या मतलब है? नेता तो वह है जो जनता के दुख को और जनता के सुख को देख करके नीतियां बनाए, अपनी प्रसिद्धि के लिए या केवल प्रसिद्धि के लिए नीतियां न बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं आशा करता हूं हमारी देश की सोच में कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, त्रुटियों को आप माफ करेंगे। जय हिंद। आईसी तिवारी, समाज सेवी, प्रयागराज।